आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। यमन के हाउथीज ने एक बहुत खतरनाक हथियार दुनिया के सामने पेश किया है, और ये कोई ड्रोन नहीं है, ये कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक ड्रोन बोट है, एक स्पीड ड्रोन बोट, एक ड्रोन नाव। इसमें कोई बंदा बैठा नहीं होता, और ये जाती है, जहाज को हिट करती है, उसके पेंदे में, उसके तले में छेद कर देती है और जहाज डूब जाता है। इस ड्रोन बोट का नाम है तूफान 1, यानी यमन के हाउथीज का तूफान, जिसने दुश्मन जो हाउथीज के हैं उनके अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका, उनके अलाइज, इजराइल, इन सब के मालिकाना हक वाले जहाजों और वॉरशिप्स को एक बहुत बड़ी थ्रेट मिल गई है इस यमन के हाउथीज की स्पीड बोट से, जो एक ड्रोन स्पीड बोट है तूफान 1। इसमें बड़ी खासियतें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा आखिर तक वीडियो को सब्र से देखिएगा। यह भी बताऊंगा किस तरीके से ट्रिपल एच ने आज नई मुसीबतें पैदा की हैं, और इजराइल भी जो कर रहा है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। मेनली हाउथीज की इस बोट के बारे में बात होगी जो यमनी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से पेश की गई है। इसका नाम तूफान 1 है, और इसमें 150 किलोग्राम का वॉरहेड लग सकता है, यानी वॉरहेड से आप समझिए कि बारूद जो जाकर धमाका करता है। और माना यह जा रहा है कि अभी हाल ही में एक जहाज ट्यूटर नाम के जहाज को जो डुबोया है हाउथीज के हमले के बाद, जो डूबा है, उस ट्यूटर पर इसी से हमला हुआ था। और हाउथीज ने बाकायदा इसका एक वीडियो पेश किया है इस ड्रोन बोट का, जिसकी आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि भाई ये बड़ी खतरनाक है। बड़े अलग तरीके से उन्होंने पेश किया, बड़ी खूबसूरत सी बोट लग रही है। हमें तो दिल कर रहा है कि भाई ये कहीं फटने वाली नहीं बल्कि सैर कराने वाली बोट होती। और ये नहीं, उन्होंने जो दूसरी आप तस्वीरें देखेंगे तो जखीरा है उनके पास, एक बोट नहीं है, ये ड्रोन बोट कितनी। अब्दुल मलिक अल हूथी और बाकी लीडर्स का फोटो लगे हुए हैं पीछे, और ड्रोन्स का पूरा एक जखीरा अंदर रखा हुआ है। तीसरे फोटो में आप देखेंगे तो बड़ा क्लोज शॉट स्टीयरिंग का वगैरह इसके है। हालांकि ये मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है, और इसे मैनुअली भी एक बंदा जो है वो चलाते हुए चौथी तस्वीर में आपको दिख जाएगा। हालांकि इसे रिमोटली जो है हैंडल किया जाता है, और ये जाती है समंदर में। आप इसे यूं समझे, ये USV है, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल। तो सरफेस पर जाती है, ये समंदर की सतह पर तैरती हुई जाती है, पानी पर तैरती हुई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी स्पीड को घटा बढ़ा सकती है। जैसे ही इसे कमांड मिलती है, मान लिया अगर कोई काउंटर करता है तो उसे स्पीड के हिसाब से आने वाली चीजों को काउंटर किया जाता है, लेकिन जैसे ही अपने मान लिया कि ब्रेक मार देगी तो वो जो है टारगेट जो करने आई है मिसाइल, वो निकल जाएगी पास से, कहीं जाकर टकरा जाएगी। लिहाजा ये एक बड़ी एडवांस्ड स्पीड बोट है। इसके बारे में बहुत सी चीजें हैं जो बताई गई हैं, और ये वाकई जो मुल्क हैं अमेरिका, बाकी वेस्ट, उनके लिए बड़ी मुश्किल का सबब है, क्योंकि वैसे ही रेड सी के अंदर ट्रेड जो है वो ठप पड़ चुका है। और अब इन्होंने वर्बेना और ट्यूटर नाम के जहाजों पर जो हमला किया था, ट्यूटर डूब गया, ये बताया जा रहा है, बताया गया, क्लियर हो गया। तो ये तो रूबीमर जहाज के बाद ट्यूटर डूबने वाला हुथीज के हमले में दूसरा जहाज था। हुथीज के हमले घातक हो रहे हैं, और घातक हथियार। ये फोटो देखिए, इसमें इसे गन बोट भी कहते हैं, इसे ड्रोन अटैक बोट भी कहते हैं, और बाकायदा ये हाउथीज की तरफ से जो वीडियो पेश किया गया है ये उसका शॉट है। इसमें इस बोट की खासियत है, और बोट में पीछे मोटर है, आगे स्टीयरिंग है। हालांकि ये एक USV है, ड्रोन अटैक बोट है, ड्रोन में कोई बंदा बैठा नहीं होता। इट कैरीज अ वॉरहेड वेइंग 150 किलोग्राम का वॉरहेड इसमें लगता है। हाई स्पीड है, मैन्यूवरेबिलिटी है, स्टेल्थ है, मजबूती है, एडवांस है, हाई स्पीड है, और स्पीड को चेंज करने का इसमें पूरी कुव्वत है। इसकी स्पीड 35 नॉटिकल माइल्स होती है पर आवर, 35 नॉटिकल माइल पर आवर समंदर के अंदर। और मरीन टारगेट्स के लिए जो है ये फिक्स्ड एंड मूविंग नियर बाय, मरीन यानी कि पानी में जो टारगेट्स होते हैं इसके लिए फिक्स्ड और मूविंग नियर बाय, मतलब आसपास उसके मंडराते हुए, स्पीड कम ज्यादा करते हुए ये जाकर टारगेट करती है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले ये बता दूं कि भाई 35 नॉटिकल माइल का मतलब क्या है, और ये कैसे बाकी
शिपमेंट्स को टारगेट कर सकती है। वो शिप्स जो इजराइल सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, वो या उनके जैसे कोई भी समंदर में चलने वाली शिप, उनकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड होती है 24 नॉटिकल माइल, और इस स्पीड बोट की है 35 नॉटिकल माइल। यानी ये समंदर में उन्हें रपटाकर या उनके पीछे पड़कर, उन्हें भगाकर वो कितनी भी तेज भाग लें, ये उसे पकड़ लेंगी। लेकिन जो बल्क शिप होते हैं बहुत बड़े, जिसमें मल्टी आपको दिखते हैं कंटेनर्स बहुत ज्यादा, जो सबसे बड़े होते हैं, उनकी स्पीड इससे भी कम होती है, 15 नॉटिकल माइल है। अब सोचिए, ये 35 नॉटिकल माइल, वो 15 नॉटिकल माइल। इसी वजह से ये जहाजों का पीछा करके उन्हें निशाना बनाते हैं। पहले सिर्फ एरियल ड्रोन आते थे इनकी एंटी टैंक मिसाइल आती थी, एंटी शिप मिसाइल आती थी, ASBM एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, और अब ये USV। और बताया जा रहा है कि हाउथीज ने ये अपने घर में ही, यमन में ही इन्हें डेवलप किया है। ये एक अलग सी बात, ये एक एडवांस न्यू जनरेशन वॉरफेयर है, और इससे आप समझिए कि लोग बराबर पड़ जाते हैं, बहुत फर्क नहीं रह जाता। फिर यूएस के पास बड़ी बड़ी मिसाइल होंगी, लेकिन इनका क्या करेंगे? तो उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये बड़ी मुसीबत का सबब है। तो और जो वॉर शिप होते हैं, उसकी स्पीड इस स्पीड बोट से डबल होती है, लगभग 60 नॉटिकल माइल होती है। लेकिन इनका निशाना ज्यादातर जो बल्क कैरियर्स होते हैं वो होते हैं। अब यहां पर नहीं मान रहे, इन्होंने ये वीडियो पेश किया यमन के हाउथीज ने कि हम तैयार हैं और अब हम तुम लोगों को मजा चखाएंगे, उन्होंने अपने दुश्मनों से ऐसा कहा। उसके बाद UKMTO, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन, जो समंदर के अंदर सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, जहाज कौन सा कहाँ है, किधर है, कौन से मुल्क जा रहा है, उस पर नजर रखती है। UKMTO ने फिर कल रात वार्निंग जारी कर दी कि भाई जो है 126 नॉटिकल माइल अदन की खाड़ी में, यमन से दूर 126 नॉटिकल माइल एक और जहाज पर हमला हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस हमले में जो है शिप को नुकसान नहीं पहुंचा है, क्रू भी सलामत है। जबकि उसकी बात जब आई थी ट्यूटर जहाज की जो डूबा है, उसमें बताया गया था एक क्रू मेंबर मारा गया है या लापता है, बाकी क्रू को रेस्क्यू किया था अमेरिका ने। अच्छा, यमन, एक और बड़ी चीज एक हैपनिंग हुई है यमन के समंदर में कि आइजनहावर जो रेड सी में था, यूएस का दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज, वो वापस हो रहा है। और उसके बारे में यमन के नेता कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि वो जा रहे हैं, और अगर वो जा रहे हैं परमानेंटली तो बढ़िया है, अगर रिपेयरिंग कराने जा रहे हैं तो फिर ठीक है, आ जाइए, हम भी तैयार हैं। तो बताया जा रहा है कि आइजनहावर जाएगा और एक और जहाज है रूजवेल्ट, वो आएगा। देखते हैं कि उसके बारे में क्या होगा। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ यमनी आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने द विड्रॉल ऑफ द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर फ्रॉम द रेड सी इज अ गुड इंडिकेटर, उन्होंने कहा, वेदर इट इज फॉर मेंटेनेंस और अ फाइनल डिसीजन। जो मैंने आपसे कहा, मैं बिना फैक्ट के नहीं कहता सर। अब फिलहाल एक और खबर ये है जो करंट रिपोर्ट ने दी कि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हमें डबल फोर्स से भी, जो समंदर में डबल फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही, उससे भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा चाहिए है, बिकॉज हमें हाउथी से मुकाबला करने के लिए इतनी ताकत तो चाहिए होगी, वरना हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। करंट रिपोर्ट ने ब्लूमबर्ग के हवाले से यह खबर दी और यह भी लिखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यमन ही वाहिद वो कंट्री है जिसने अमेरिका और यूरोप दोनों को समंदर में इतना बिजी रखा है, या इतना ज्यादा उन पे हमले कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद समंदर के अंदर अमेरिका और उनके दोस्तों पर, वेस्ट पर इतने हमले कभी नहीं हुए जितने यमन के हाउथीज ने गजा के ऊपर इजरायली हमले शुरू होने के बाद कर दिए हैं। अब बात आते हैं सेकंड एज पर, उधर क्या हो रहा है गजा में। अल कुद्स ब्रिगेड ने यह कहा है कि वी बॉम्ब्ड, अब हमास की बात नहीं है, रेजिस्टेंस फोर्सेस की बात है, लेकिन इन्हें भी आप उनसे कनेक्ट समझे, बिल्कुल एक साथ मिलकर हमले कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमने एक मिसाइलों की बौछार की है दुश्मनों के आर्मी अड्डे के ठिकाने पर, और ये गजा पट्टी के करीब जो नेटज़ेम एक्सिस है, नेटजारेम एक्सिस गजा में ही है, उस पर सोल्जर्स की सप्लाई लाइन पर, इजराइल की फौज की सप्लाई लाइन पर हमला बोला है इन्होंने साउथ गजा सिटी में। और ये अल जजीरा ने अभी थोड़ी देर पहले ये खबर ब्रेक की है। अल जजीरा ने हमें वो भी दिखाया जो हम आपको 2 दिन पहले दिखा चुके हैं कि कैसे रफा बॉर्डर पर, रफा क्रॉसिंग जो मिस्र से लगती है, उसे पूरी तरीके से कब्जाया था। आप लोगों ने 1-2 महीने पहले देखा, इजरायली फौज ने अब उसे जलाकर बर्बाद कर दिया है।
کیا یہ نشانی ہے اس بات کی رفح کو چھوڑ کر بہت جلدی اسرائیلی فوج واپس جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کہیں سے جاتا ہے قبضہ کرنے والا تو وہ جلا کر برباد کر دیتا ہے۔ اگر انہیں اس جگہ پر رہنا ہوتا تو اسے جلا کر برباد کیوں کرتے؟ یہ تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اس پر قبضہ کریں، یہ رفح کراسنگ ہمارے قبضے میں رہے۔ تو فی الحال رفح کراسنگ کو انہوں نے، آپ جلی جو عمارت دیکھ رہے ہیں، برباد کر دیا ہے، سب کچھ تباہ کر دیا ہے 1 مہینے کے قبضے کے بعد۔ 1 مہینہ ہو گیا اس پر قبضہ کیے ہوئے۔ خیر، دا آکوپیشن فورسز، ایسا نہیں اسرائیل کوشش نہیں کر رہا، اسرائیل نے ویسٹ رفح میں جو ساؤتھ غزہ کا حصہ ہے، رفح شہر، اس کے پشچمی حصے میں بہت سی ریزیڈینشل عمارتوں کو مٹیا میٹ کر دیا ہے، دھول کے غبار میں تبدیل کر دیا ہے، بالکل تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ بھی الجزیرہ کے حوالے سے خبر ہے۔ لیکن ادھر حزب اللہ کیا کر رہا ہے؟ نارتھ میں حزب اللہ لگاتار بیت ہلیل اور باقی علاقوں میں راکٹوں کی بوچھار کر رہا ہے اور بری طریقے سے اسرائیل کے آرمی بیسز کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے خبر کرنٹ رپورٹ نے چھاپی ہے اور ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے اندر وہ قوت ہے کہ اسرائیل کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ حزب اللہ has the capability to defend itself and Lebanon، کہ حزب اللہ میں وہ قوت، وہ مادہ ہے کہ وہ اپنی اور پورے لبنان کی دفاع کر سکے، ان کا ڈیفنس کر سکے، اسرائیل کے حملوں کو جھیل بھی سکے، ان کا جواب بھی دے سکے۔ یہ ایرانین مشن نے یونائٹڈ نیشن میں کہا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جنگ ٹال دی جائے۔ ادھر امریکہ نے ایک بڑی بات کہی ہے، امریکہ پوری طریقے سے تیار ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے اگر اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ چھڑتی ہے۔ US assures support to Israel in potential Hezbollah conflict۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے جو آپ کو بتانا بے حد لازم تھا۔ امید یہ کرتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، آپ بہت پیارے ویور ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بہت سے اختلافات ہیں، اب میں ان پر کمنٹ کبھی نہیں کروں گا، وہ خوش رہیں۔ ویڈیو دیکھنا چاہیں دیکھیں، اپنے ہر اینکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میرا طریقہ ہے بڑا سرل ہے، بہت آسان زبان میں ہے، کچھ اپنی بات بھی کرتا ہوں، میرا حق ہے، نہیں برداشت ہے پلیز مت دیکھیے، لیکن آپ کو خبر ضرور ملے گی جو میں تھمبنیل پر دیتا ہوں۔ اب آپ کو میری بکواس نہیں پسند ہے تو وہاں سے آپ ویڈیو مت دیکھا کریں، خبر دیکھ لیا کریں۔ شکریہ، سلامت رہیے۔